Hello students, today we will discuss about a very important chapter regarding NEET exams, that is plant diversity. यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि मॉड्यूल के साथ साथ आपको एनसीईआरटी पर भी फोकस करना है, क्योंकि इस साल भी देखा गया है जो क्वेश्चंस आए हैं डाइवर्सिटी से वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हैं और बहुत आसान क्वेश्चंस थे। तो आपको मॉड्यूल के साथ साथ एनसीईआरटी पर फोकस करते हुए इस चैप्टर को डील करना है। अब यहाँ पर हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्स फॉर्म्स तो लिविंग के केस में भी अप्लाई हो सकता है और नॉन लिविंग के केस में भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि डाइवर्स फॉर्म्स दोनों केस में हो सकते हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें इसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंटेक्स्ट में, तो फिर बात निकल के आती है कि हम इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स occurrence of different types and different number of organisms that are existing on the earth surface, that means biodiversity। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इस अर्थ सरफेस पर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम उनको आसानी से स्टडी कर सकते हैं, आसानी से उनको लर्न कर पा सकते हैं? तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। लेकिन इस मुश्किल टास्क को हम आसान कर सकते हैं एक स्टडी, एक बायोलॉजी की ब्रांच के द्वारा, और वो कहलाती है टेक्सोनॉमी। तो अगर हम टेक्सोनॉमी को डिफाइन करने जाएं यहां पर, तो टेक्सोनॉमी इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसी को हम टेक्सोनॉमी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब यहां पर बात आती है कि जो टेक्सोनॉमी ब्रांच है, ये सबसे पहले जो टर्म दिया, ये किसने दिया? ये टर्म दिया एपीडी कैंडोल ने। इन्होंने ही सबसे पहले इस टेक्सोनॉमी के बारे में बात बताई और अपनी एक बुक लिखी इसके बारे में, जिसका नाम है थ्योरीज एलिमेंटेयर डी ला बॉटेनिक, दैट मींस थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटेनी। ये जो टेक्सोनॉमी वर्ड है, दिस टेक्सोनॉमी वर्ड इट इज कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज टेक्सिस एंड नोमोस। जिसमें टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, और दूसरा जो वर्ड आ रहा है यहां पर नोमोस, इस नोमोस का मतलब होता है लॉज और रूल्स। तभी हमने कहा कि टेक्सोनॉमी जो है एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली अरेंज करवा सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि टेक्सोनॉमी जो है ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आता है नॉमेनक्लेचर और तीसरा आता है यहां पर क्लासिफिकेशन। एक एक करके हम इन तीनों ही पॉइंट्स पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करना, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि अननोन ऑर्गेनिज्म है, आप उसको जानते नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो किसी नॉन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को यूज करते हुए उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। यानी एक आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन निकल के आती है दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म बाय द यूज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ नोन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। अब यहां पर हमने क्या किया कि जब हम एक अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो किसी नोन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को यूज करते हुए कर रहे हैं, तो यहां पर जो कैरेक्टर का यूज हुआ है उसको कह देंगे हम कैरेक्टराइजेशन। इट मींस कैरेक्टराइजेशन जो है एक तरीके से इनबिल्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन का ही। दूसरे नंबर पे आता है नॉमेनक्लेचर। मान लीजिए आपने किसी फील्ड विजिट पे गए और आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया जिसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको रिजेंबल कर रहे हैं स्नेक के तरह, लेकिन वो अल्टीमेटली एक स्नेक नहीं है। इट मींस वो आपके लिए एक अननोन ऑर्गेनिज्म हुआ, लेकिन आपने उस अननोन ऑर्गेनिज्म को की पहचान करवाई है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ स्नेक। तो ये आइडेंटिफिकेशन तो हुआ, लेकिन क्या हम कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही उसको साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर रख सकते हैं? तो हमें चाहिए अब यहां पर उस अननोन ऑर्गेनिज्म को हम एक नेम प्रोवाइड कर दें। दैट मींस सेकंड स्टेप यहां पर आता है नॉमेनक्लेचर। लेकिन ये जो नेमिंग की जाएगी ये हम अपने द्वारा या आपके द्वारा नहीं कर सकते हैं। इस नेमिंग को करने के लिए हमें कुछ इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स को बेस बनाना पड़ेगा, और उसी को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। दैट मींस नॉमेनक्लेचर मींस द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के आधार पर यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं तो उसी को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। क्योंकि हो सकता है यदि मैं अपने अनुसार या किसी और के अनुसार किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कर दूं तो वो एक तरीके से मिसलीड हो सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, और उसको वर्ल्ड वाइड या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उस नाम को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूं कि मान लीजिए एक प्लांट है जिसको हम चाइना रोज के नाम से जानते हैं। अब इस चाइना रोज को हम हिंदी में तो गुड़हल के नाम से बोल सकते हैं, लेकिन क्या हर स्थान पर, हर रीजन के अंदर इसको गुड़हल के नाम से जाना जाता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं,
क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसका कुछ और नेम भी हो सकता है, यानी उसका एक वर्नाकुलर नेम या उसका एक लोकल नेम से वो वहां पर प्रचलित हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसी चाइना रोज को अगर हम महाराष्ट्र में जाके बोले हैं तो वहां पर मराठी में इसको बोला जाता है जसवंत के नाम से। ऐसे ही अगर हम बंगाल में जाके इसका नाम देखें तो वहां पर इसको जाबा के नाम से जाना जाता है, और यही बात अगर हम उड़ीसा में जाके करते हैं तो वहां पर इसको मंडारा के नाम से जाना जाता है। यानी ये सभी जो मैंने आपको नाम बताए ये एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर नहीं माने जाएंगे। यानी नाम जो दिया जाए वो ऐसा दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उस नाम को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिले और हर कोई उस नाम से उसको जाने। तभी यहां पर बॉटेनिकल नेम जो निकल के आया चाइना रोज का वो आता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो नेम दिया गया चाइना रोज को ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम है, यानी ये इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के बेसिस पर दिया गया नाम है, और यही कहलाता है सेकंड स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज नोमेनक्लेचर। आई थिंक आपको दोनों ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि आइडेंटिफिकेशन किसको कहा जाता है और नोमेनक्लेचर किसको कहा जाता है। फाइनल स्टेप जो आता है टेक्सोनॉमी का वो है क्लासिफिकेशन, यानी आपने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी नेमिंग भी करवा दी, अब फाइनली आप क्या करेंगे, उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर उसकी ग्रुपिंग करा देंगे। अब ये जो ग्रुपिंग कराएंगे हम वो किस बेसिस पे कराएंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो भी आपने कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए हैं उसके आधार पर हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटेगरीज हैं उस कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करवा दिया जाता है और उसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। तो classification can be defined as the grouping of the organisms into a convenient category on the basis of all easily observable characters, उसी को कहा जाता है classification। तो आपको ये तीनों ही पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि टेक्सोनॉमी जब परफॉर्म किया जाता है तो इसमें ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन, दैट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन ऑल्सो। दूसरा पॉइंट होता है नोमेनक्लेचर, दैट इज द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और फाइनली होता है ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने यहाँ पर टेक्सोनॉमी के स्टेप्स के बारे में बात की कि टेक्सोनॉमी में कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है एक और ब्रांच के बारे में, दैट इज अबाउट सिस्टमैटिक्स। The systematics term, it was first of all given by Carolus Linnaeus. ये जो systematics term है, it was derived from Latin word that is systema, और इस systema का मतलब ही होता है systematic arrangement of organisms। क्या मतलब होगा systema का? Systematic arrangement of organisms। अब ये जो सिस्टमैटिक्स ब्रांच जो कि लीनियस ने प्रोवाइड करवाई, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज। तो इसमें एक कॉमन बात जो हमें टेक्सोनॉमी की नजर आ रही है वो ये है कि इसके अंदर भी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इन तीनों को तो इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन एक डिफरेंट बात जो हमें यहां पर नजर आती है वो है एफिनिटीज के बारे में। यानी एक तरीके से सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को और इंक्लूड किया गया है, दैट इज अबाउट द एफिनिटीज। और एफिनिटीज का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप्स का, दैट मींस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ डेवलप हो रहा है तो उनमें आपस में इवोल्यूशन होने के दौरान कुछ ना कुछ इंटर रिलेशनशिप्स जरूर होंगी। शुरुआत में टेक्सोनॉमी में इसको एफिनिटीज को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब सिस्टमैटिक्स ब्रांच आई तो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स में आपस में जो इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं उनको भी इंक्लूड किया जाने लगा, तब जाके ये सिस्टमैटिक्स ब्रांच डेवलप हुई। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक डिफरेंस आता है टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का वो ये आता है कि टेक्सोनॉमी में हम इन तीनों पॉइंट्स यानी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को तो लेके चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ सिस्टमैटिक्स में एक पॉइंट और इंक्लूड किया जाता है, दैट इज अबाउट द एफिनिटीज। और इस एफिनिटीज का मतलब होता है दैट मींस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ, फॉर एग्जांपल थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ये हमने इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा, लेकिन इनमें आपस में कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि इवोल्यूशन के दौरान आगे बढ़ते हुए चले गए, तो ये आपस में इन ऑर्गेनिजम्स या इन प्लांट्स की इंटर रिलेशनशिप्स को शो करेगा, और सिस्टमैटिक्स में इन्हीं इंटर रिलेशनशिप्स को भी लिया जाने लगा। आज के पॉइंट ऑफ व्यू या आज करंट कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से बात करते हैं, और ये जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है अब इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाने लगा है। ये जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है इसको हम बायोसिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हैं, न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट डज दिस मॉडर्न टेक्सोनॉमी इंक्लूड, ये आखिर ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी अब कौन कौन से कैरेक्टर्स को इंक्लूड करता है उसके बारे में बात करते हैं। कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करता है जो कि पहले भी इंक्लूड किए जा रहे थे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी इंक्लूड करता है, कि अगर हम देखें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दो लीव्स दिए जाएं और उस दो लीव्स में अगर आप उनकी वेनेशन देखते हैं, एक के अंदर मान लीजिए आपने वेनेशन देखा रेटिकुलेट वेनेशन, तो दूसरे के अंदर आपने देखा पैरेलल वेनेशन, तो आप इस बात से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते हुए आप इस बात
को बता सकते हैं कि वो जो लीव्स दी गई हैं आपको तो वो किन प्लांट्स की हैं। अगर आपने एक लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन देखा है तो वो होगी डाइकॉट की लीफ, तो दूसरी जो लीफ है जिसके अंदर आपने पैरेलल वेनेशन देखा है वो होगी मोनोकॉट की लीफ। यानी आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर क्लासिफाई करवा दिया। इसी प्रकार से हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी ले सकते हैं। यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर एनाटॉमिकल स्टडीज से है कि मान लीजिए आपने कोई प्लांट की सेक्शन की कटिंग की और उसमें आपने पाया कि जो एक प्लांट है उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो आपने क्या किया, एक एनाटॉमिकल कैरेक्टर यहां पे लिया, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। अगर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर कि जो प्लांट होगा वो वेस्कुलर प्लांट होगा। और ये जो वेस्कुलर प्लांट होंगे इट मे बी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म हो सकता है वो। यानी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कराने की यहां पर कोशिश की है। लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ ही मॉडर्न टेक्सोनॉमी यह भी कहता है कि हम उस स्टडी में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को भी ले सकते हैं, यानी सेल के स्ट्रक्चर को भी रख सकते हैं, क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज प्रोकैरियोट और इट इज यूकैरियोट। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को भी मॉडर्न टेक्सोनॉमी में लिया जाता है। इसके अलावा हम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को ले सकते हैं कि हम लाइफ साइकिल की स्टडी करके, डेवलपमेंटल पाथवेज की स्टडी करके भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने दो लाइफ साइकिल स्टडी करी किसी ऑर्गेनिज्म की, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। एक में आपने पाया कि गैमेटोफिटिक जो बॉडी है वो डोमिनेंट है, दूसरे की स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वो डोमिनेंट है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है उसके अंदर। तो इस बात का अंदाजा लगता है कि एक के अंदर हो सकता है लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक नेचर की हो और दूसरे जिसके अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है वहां पर लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉन्टिक हो सकती है। तो यहां पर हम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस और उनके पाथवेज को भी इंक्लूड करते हुए टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक पॉइंट और आता है, दैट इज फाइटोकेमिस्ट्री। अब ये फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट, कि हम किसी प्लांट के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं उनको एनालाइज करते हुए हम यदि किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासिफाई करवाते हैं, तो वो फाइटोकेमिस्ट्री कहलाता है। और यही फाइटोकेमिस्ट्री इंक्लूड होता है किसके अंदर? मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे थोड़ा, लेकिन ये फाइटोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड किया जाता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी में। साथ ही साथ यहां पर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को भी लिया जा सकता है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का यहां पर मतलब है कि मान लीजिए आपको दो प्लांट्स दिए जाएं और एक प्लांट में आपने देखा कि थिक क्यूटिकल पाया जा रहा है, तो इस थिक क्यूटिकल की बात जो कर रहे हैं, ये थिक क्यूटिकल हमें एक इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उस प्लांट के बारे में। ऐसे ही दूसरा प्लांट हमको मिलता है और उसके अंदर आपने देखा लार्ज एयर चैम्बर्स पाए जा रहे हैं, तो ये लार्ज एयर चैम्बर्स या एयर गैप जो मिल रहे हैं ये भी हमें एक इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है उस प्लांट के बारे में। तो इन दोनों ही इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, इस बात को बता सकते हैं कि वो प्लांट्स किस नेचर के होंगे या किस हैबिटेट के होंगे। जिस प्लांट के अंदर थिक क्यूटिकल पाया जा रहा है वो जीरोफिटिक प्लांट होगा, और ऐसे ही जिसके अंदर एयर चैम्बर्स या एयर गैप्स पाए जा रहे हैं वो एक हाइड्रोफिटिक प्लांट होगा। यानी यहां पर आपने इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए प्लांट को क्लासिफाई करवाया, उसके हैबिटेट को जाना कि एक तो जीरोफिटिक प्लांट है, एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन सभी का यूटिलाइजेशन अब टेक्सोनॉमी में किया जाता है और इसको कलेक्टिवली मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि टेक्सोनॉमी के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी की अगर हम देखें तो ब्रॉडली दो टाइप हो सकते हैं, जिसमें एक तो होता है साइटोटेक्सोनॉमी और दूसरा आता है कीमोटेक्सोनॉमी। यहां से वर्ड से आपको पता लगता है, वर्ड आ रहा है साइटोटेक्सोनॉमी, यानी व्हेन देयर विल बी द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स in performing the taxonomical studies, then such type of taxonomy is known as cytotaxonomy. For example, यहां पर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, क्रोमोसोम के नंबर की बात कर सकते हैं, या फिर हम क्रोमोसोम के बिहेवियर की भी बात कर सकते हैं। अगर हम कोई भी सेल से रिलेटेड कोई कैरेक्टर लेते हुए यहां पर टेक्सोनॉमिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कहलाती है ब्रांच साइटोटेक्सोनॉमी। इसी प्रकार से यहां पर दूसरा टाइप आता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो से आप बात समझ ही रहे होंगे, रिलेटेड टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि फाइटोकेमिस्ट्री यानी कीमोटेक्सोनॉमी को परफॉर्म करने के लिए हमें पहले फाइटोकेमिकल स्टडी को परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कोई भी प्लांट है उसके अंदर किस तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, तो पहले तो हमने फाइटोकेमिस्ट्री परफॉर्म की और उस फाइटोकेमिस्ट्री को यूज करते हुए हमने कीमोटेक्सोनॉमी को परफॉर्म करवाया। यानी व्हेन देयर विल बी द यूज ऑफ chemical constituents in solving the taxonomical problems, then such branch is known as chemotaxonomy. अब कई तरह के chemical constituents plants के अंदर बन सकते हैं, कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं तो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्कोलॉइड्स हुआ, कैरोटोनाइड्स हुआ, टेनिन्स हुआ,
पॉलीसेक्राइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, गम्स, रेजिन्स, टेनिन्स, लेटेक्स, ये सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट्स के अंदर बनते हैं और इन्हीं की मदद से हम प्लांट्स को यहां पर क्लासिफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दो प्लांट दिए जाएं, एक के अंदर तो लेटेक्स बन रहा है और दूसरे के अंदर लेटेक्स नहीं बन रहा है, तो जिस प्लांट के अंदर लेटेक्स बनेगा वो तो एक कैटेगरी बना दी हमने उसकी, लेटिसिफेरस प्लांट्स। लेकिन ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर लेटेक्स नहीं बनता है, तो उन प्लांट्स को हम नॉन लेटिसिफेरस बोल देते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूं तो यहां पर मैं दे सकता हूं लेटिसिफेरस प्लांट्स का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस, हिंदी में हम इसको आंकड़ा बोलते हैं, इसके अंदर लेटेक्स बनता है, व्हाइट मिल्क की लेटेक्स बनता है, तो ये लेटिसिफेरस प्लांट हुआ। तो यहां पर हमने क्या किया कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आधार बनाते हुए हमने यहां पर क्लासिफाई करवाया प्लांट्स को, यानी टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये ब्रांच कहलाती है कीमोटेक्सोनॉमी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आती हैं, दैट इज कि अगर हम अर्थ सरफेस पर देखें तो 7 to 8 मिलियन अप्रोक्सीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उनमें से जो डिटरमाइन कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं, वो 1.7 to 1.8 मिलियन डेटा है। अब इस 1.7 to 1.8 मिलियन जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, उनमें से 1.2 मिलियन तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि 0.5 मिलियन प्लांट्स की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और एज अ होल यही डाइवर्सिटी कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इस पूरी टेक्सोनॉमी स्टडी की बात करें तो इसका जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है? द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, कि हम अगर किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वही एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस माना जाएगा टेक्सोनॉमी का। अगर मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें हम, तो वो देखने को मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जैसे कि इंडिया में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हुए, यहां पर मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और अगर पूरे वर्ल्ड में सेकंड मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो देखने को मिलते हैं कोरल रीफ्स में। और ये कोरल रीफ जो होते हैं, दे आर द रॉक्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओशियंस। अब यहां पर जो दूसरा पॉइंट था टेक्सोनॉमी का, दैट इज नॉमेनक्लेचर, उसको हम थोड़ा और डिटेल में लेके चलते हैं। मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि नॉमेनक्लेचर को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। कि नॉमेनक्लेचर जब भी दिया जाएगा तो वो किसी इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के आधार पर ही दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा या फिर हमें मिसलीड करेगा। सबसे पहले अगर हम इस नोमेनक्लेचर की बात करें तो कई तरह के नोमेनक्लेचर सामने आए, जैसे पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर आया, ट्राइनोमियल भी आया और बाइनोमियल भी आया। इन तीनों में से अगर हम देखें तो एक स्पीशी की नेमिंग करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज आता है नोमेनक्लेचर, वो है बाइनोमियल सिस्टम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम जो था, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज बाय कैरोलस लीनियस। इन्होंने सबसे लार्ज स्केल पर इसका यूज किया, इसीलिए इनको फाउंडर या फादर भी कहा जाता है बाइनोमियल सिस्टम का। कैरोलस लीनियस, ही वाज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एज वेल एज फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी एंड एनिमल टेक्सोनॉमी। अब कैरोलस लीनियस ने कुछ बुक्स लिखी रिलेटेड टू बाइनोमियल सिस्टम, जिसमें दो इंपॉर्टेंट बुक्स थे, दैट इज स्पीशीज प्लांटेरम और एक इंपॉर्टेंट बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। सबसे पहले अगर हम स्पीशीज प्लांटेरम की बात करते हैं तो स्पीशीज प्लांटेरम के अंदर इन्होंने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, दैट इज रिगार्डिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट्स। ये स्पीशीज प्लांटेरम का जो फर्स्ट एडिशन था, ये पब्लिश हुआ 1 मई 1753 को, और यही डेट मानी जाती है इनिशिएशन पॉइंट ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। इसके पहले जितने भी नाम दिए गए प्लांट्स के लिए वो सारे इनवैलिड मान लिए गए। अब सेकंड बुक जो कैरोलस लीनियस ने लिखी वो थी सिस्टेमा नेचुरी। अब यहां पर ध्यान रखें कि सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन यहां पर लिखा गया, और ये जो 10th एडिशन था, इट वाज पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1758। यानी 1 अगस्त 1758 को ये जो 10th एडिशन सिस्टेमा नेचुरी का लिखा गया, इसमें इन्होंने इंफॉर्मेशंस दी अबाउट द साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ द एनिमल्स। मींस दिस डेट is treated as the initiation of scientific nomenclature of animals। यानी इस डेट से पहले जितनी भी नेमिंग प्रोवाइड की गई एनिमल्स के लिए वो सारी इनवैलिड मान ली गई। आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ रूल्स की जरूरत है, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम नॉमेनक्लेचर को प्रोवाइड करवाते हैं, और वो कहलाता है ICBN।
ICBN was first of all accepted in 1961 और इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। मींस इट इज अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ICBN के, तो वो मेन रूल्स जो है ICBN के वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रूल की अगर बात करें तो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज द स्पीशी इट कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। एक स्पीशीज के नेम में 2 वर्ड होंगे, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है जेनेरिक नेम एंड द सेकंड वर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक एपिथेट। ये जेनेरिक नेम जो होता है इट डिनोट्स द नेम ऑफ द जीनस, व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट इट इज अ ट्राइबल नेम, मींस इट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जब तक कि स्पेसिफिक एपिथेट इस जेनेरिक नेम के साथ नहीं जुड़ेगा, ये किसी स्पीशीज के नेम को एक्सप्लेन नहीं करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम देखें मैंगो का जो बॉटेनिकल नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका, तो यहां पर 2 वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो मैंगीफेरा और दूसरा वर्ड है इंडिका। अब ये जो पहला वर्ड है मैंगीफेरा ये तो है जेनेरिक नेम दैट इज द नेम ऑफ द जीनस, जबकि दूसरा जो वर्ड आ रहा है यहां पर इंडिका इट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। अगर मान लीजिए मैं केवल इस मैंगीफेरा को हटा देता हूं और केवल इंडिका की बात करता हूं तो इस इंडिका का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन मैंगीफेरा को इंडिविजुअली अगर हम देखें तो इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द जीनस, इसलिए हम इंडिका को एक स्पेसिफिक एपिथेट मान रहे हैं यहां पर कि इसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जब किसी जेनेरिक नेम के साथ जुड़ेगा तभी जाके यहां पर ये किसी स्पीशी को रिप्रेजेंट करवाएगा, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका एक मैंगो की स्पीशी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो रूल आता है ICBN का दैट इज रिगार्डिंग टॉटोनिम्स। अब ये टॉटोनिम्स क्या होते हैं? टॉटोनिम्स का मतलब है व्हेन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम। तो टॉटोनिम्स जो हैं उसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट अगर सेम होगा तो वो टॉटोनिम कहलाता है, लेकिन दीज टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू ICBN, दे आर वैलिड अकॉर्डिंग टू ICZN। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखता हूं मैंगीफेरा मैंगीफेरा, यानी ये जेनेरिक नेम मान लिया और ये स्पेसिफिक एपिथेट मान लिया तो दोनों सेम है, मींस ये एक टॉटोनिम तो हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू ICBN इट इज इनवैलिड नेम, ये वैलिड नेम नहीं माना जाएगा। ऐसे अगर मैं दूसरा एक और नाम लिखता हूं इंडियन कोबरा का जूलॉजिकल नेम नाजा नाजा, नाजा जो है वो तो जेनेरिक नेम हो गया और दूसरा जो फिर वर्ड लिखा मैंने नाजा दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है और एक ये वैलिड नेम है, मींस टॉटोनिम्स दे आर वैलिड अकॉर्डिंग टू ICZN। अब तीसरा जो रूल आता है ICBN का दैट इज फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम इट शुड बी इन कैपिटल। हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा जेनेरिक नेम का वो कैपिटल लेटर होगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट इट शुड बी स्मॉल। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, तो जेनेरिक नेम यानी मैंगीफेरा का फर्स्ट लेटर M कैपिटल है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट में इंडिका जो लिखा हुआ है उसका फर्स्ट लेटर I वो स्मॉल लेटर है। फोर्थ रूल आता है व्हेन वी राइट फ्री हैंड और टाइप्ड देन द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। जब भी हम या तो हैंड रिटन या फिर टाइप करते हुए कोई नेम लिख रहे हैं तो उसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाना चाहिए, लेकिन यदि हम उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं तो फिर वहां पर दोनों को ही इटैलिसाइज्ड करना चाहिए, यानी जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इटैलिसाइज्ड व्हेन प्रिंटेड। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर मान लीजिए हमने हैंड रिटन लिखा या टाइप किया तो हमने जेनेरिक नेम मैंगीफेरा और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है, लेकिन यदि हम इसका प्रिंट आउट ले रहे हैं तो कंप्यूटर में ऑप्शन होता है इटैलिक्स का, तो हम इन दोनों ही वर्ड्स को सेपरेटली इटैलिसाइज्ड करेंगे। फिफ्थ रूल आता है कि कोई भी साइंटिस्ट जिसने नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया है उस साइंटिस्ट का नेम हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में शॉर्ट या एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख देंगे। दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द नेम or the nomenclature it should be written in short or abbreviated form after the specific epithet। मान लीजिए जैसे मैंगो का जो मैंगीफेरा इंडिका नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया वो लीनियस ने किया, तो लीनियस का जो नाम है वो हम इंडिका जो कि स्पेसिफिक एपिथेट है उसके बाद एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट रूल आता है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जो कि हमने स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा इट इज नाइदर अंडरलाइंड नॉर इटैलिसाइज। ना तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे उस साइंटिस्ट के नाम को, ना ही हम उसको इटैलिक्स करेंगे, बट इट शुड बी रिटन इन अ सिंपल फॉर्म मींस सिंपल अल्फाबेट दैट इज रोमन लेटर्स। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमने लिन जो लिखा है वो सिंपल अल्फाबेट्स की फॉर्म में यहां पर लिख दिया है। सेवेंथ रूल आता है
साइंटिफिक नेम्स इट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम आइदर लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेजेस। इन दोनों ही लैंग्वेजेस में इनको डिराइव किया जाता है, जिसमें मेनली लैटिन लैंग्वेज में इसको डिराइव किया जाता है। अब ये दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं, या तो लैटिन लैंग्वेज हो या ग्रीक लैंग्वेज हो, बोथ दीज लैंग्वेजेस आर द डेड लैंग्वेजेस। दोनों को ही डेड लैंग्वेज माना जाता है। डेड लैंग्वेज का यहां पर मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क नहीं है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क नहीं है तो इसमें हम कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई चेंज परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर कि कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज है तो हम उसका एक टाइप स्पेसिमेन यानी एक हर्बेरियम शीट तैयार करेंगे और उसको हर्बेरियम में प्लेस करवा देंगे। मींस द टाइप स्पेसिमेन और द हर्बेरियम शीट ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स इट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम। अभी जितने भी हमने आईसीवीएन के रूल्स देखे, ये कुछ लिमिटेड रूल्स हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा भी कई सारे आईसीवीएन के रूल्स हैं, लेकिन उनकी हमें जरूरत नहीं है। यहां पर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए बात करनी